हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 18 कवर करने वाले हैं। प्लेलिस्ट जो है इन टेस्ट की, वो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप लोग उसको बाकी के जितने भी 17 टेस्ट हैं उनको लगा सकते हो। ठीक है, अपने सोर्स से पढ़ रहे हो या फिर जो हमारे पेड स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो वीडियो देखते हैं, तो ये टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है, हालांकि वो इनमें वृद्धि कर सकती है। ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है या फिर किस आर्टिकल में है? ऑप्शंस हैं 137, 138, 139 या फिर 140। ये जो प्रोविज़न है पूरा, ये आर्टिकल 138 में किया गया है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, राइट। बाकी के 3 आर्टिकल्स को हल्का सा यहाँ पर मेंशन करूँगी मैं। फर्स्ट है आर्टिकल 137, जिसमें कि जितने भी निर्णय आते हैं, जितने भी फैसले आते हैं, उनके लिए उनको उच्चतम न्यायालय की एक विशेष इजाज़त का प्रावधान है। 139 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कुछ रिट जारी करने का राइट है। 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों का प्रावधान है। ओके, सो अनुच्छेद 138 के अंतर्गत संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि ज़रूर कर सकती है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट एंड रीज़न दिए गए हैं। बात करेंगे इनकी, किसमें से क्या सही है, क्या यह स्पष्टीकरण सही है और नहीं। राज्य विधानमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जी बिल्कुल, वह उनके प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह राज्य विधानमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति यह डिसीजन ले पाए या फिर राज्यपाल को हटा पाए। वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की एडवाइस के अकॉर्डिंग ये काम कर सकता है। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट के ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर हटा सकता है, न कि राज्य विधानमंडल की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 3, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, संसद या फिर राष्ट्रपति। उनका जो ट्रांसफ़र किया जाता है, मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनका ट्रांसफ़र करने का राइट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश का स्थानांतरण भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति या फिर LM सिंघवी समिति। ओके, सो ये इसमें क्या क्वेश्चन किया गया है कि किस समिति ने पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी? तो वो थी LM सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा के साथ ही पंचायत चुनावों को गैर दलीय आधार पर कराने की अनुशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? ऑप्शंस है लोकलेखा समिति का आँख व कान, लोक निधि का अभिभावक या फिर लोक लेखा समिति का मित्र एवं मार्गदर्शक या फिर उपरोक्त सभी। तो आर्टिकल 148 में ये प्रावधान है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, जिसको ये तीनों ही संज्ञा दी गई हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। प्रश्न में दी गई सारी संज्ञाओं से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नवाजा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शंस है राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड लिटिन को कहा जाता है। मताधिकार एक वैधानिक अधिकार है। लास्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ओके,
इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो हमें बताना है। देखिए, होपफुली आप सभी जानते होंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता लॉर्ड रिपन को नहीं, लॉर्ड लिटन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बट एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता या फिर जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। बाकी के स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किसको स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी जाती है? प्रिटोरिया, केप टाउन, जोहान्सबर्ग या फिर नैरोबी? जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की खानों से दुनिया का सर्वाधिक सोना निकाला जाता है, इसलिए ही इसको स्वर्ण नगरी, स्वर्ग लिख दिया यहाँ गलती से, है ना, मैंने भी गलत पढ़ दिया, तो ये स्वर्ण नगरी आएगा, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओके, इनकरेक्ट पेयर हमें यहाँ से चूज करना है। कुछ ज्वालामुखियों के नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पर है, कहाँ से संबंधित है, उनके नाम दिए गए हैं, स्थानों के नाम। माउंट किलिमंजारो तंजानिया, नेक्स्ट है माउंट चिम्बारेजो अर्जेंटीना, उसके बाद है माउंट पोपा म्यांमार, उसके बाद है माउंट चेरिकोटिन जो कि मैक्सिको से संबंधित है। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये हमें बताना है। तो जो माउंट चिम्बारेजो है वह अर्जेंटीना से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, इक्वाडोर से रिलेटेड है। ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। माउंट चिम्बारेजो इक्वाडोर में स्थित एक शांत ज्वालामुखी है, अन्य युग्म बिल्कुल सही है। वैसे कई बार बता चुकी हूँ शांत ज्वालामुखी क्या है, मैंने इस ज्वालामुखियों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ाया हुआ है, वीडियोस डली हुई हैं। देखिए, सुसुप्त ज्वालामुखी है ना, और ये जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी या फिर शांत ज्वालामुखी कह सकते हो, जो कि कभी भी सक्रिय नहीं होते हैं और मतलब उनका कुछ पता ही नहीं है कि कभी विस्फोट होगा भी या नहीं, बिल्कुल शांत पड़े हुए हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जो कि कभी भी उनसे मतलब सक्रिय यानी कि बिल्कुल वो एक्टिव हैं पूरे तरीके से और कभी भी विस्फोट हो सकता है उनमें से। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, वायुमंडल की किस परत पर ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल। क्वेश्चन पूछा गया है ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति कहाँ पर होती है? तो देखिए आयन मंडल में होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वायुमंडल के आयन मंडल में ध्रुवीय प्रकाश की उपस्थिति होती है जो उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियोलिसिस एवं दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से या फिर रूप में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। सिरोको एक स्थानीय पवन है जो एंडीज के पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है। इन पवनों से होने वाली वर्षा को रुधिर वर्षा कहा जाता है। केवल एक असत्य है, दोनों सत्य हैं या फिर केवल दो असत्य हैं? ना ही एक असत्य है फिर ना ही दोनों दूसरा। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से, ये ना गड़बड़ हो गया है कुछ, ऊपर ये गलती से यहाँ पर ये लिख दिया है कि इनमें से कौन सा उत्तर नहीं, बिल्कुल सही है क्योंकि कूट के माध्यम से पूछा है ना। ओके, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। देखिए, इन पवनों से होने वाली वर्षा को रुधिर वर्षा कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बट सिरोको एक स्थानीय पवन है जो एंडीज से पूर्वी ढलान के सहारे अर्जेंटीना में प्रवाहित होती है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिरोको पवन जो है वो सहारा मरुस्थल से इटली और स्पेन की ओर बहती है। ठीक है, इट मीन्स एक जो है वह असत्य हो जाएगा, ए आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, सिरोको पवन सहारा मरुस्थल से इटली स्पेन की ओर प्रवाहित होती है। इस हवा में लाल रेत की मात्रा अधिक होने के चलते इसके द्वारा होने वाली वर्षा को रुधिर वर्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पोस्टाज यूरोप, लानोस अफ्रीका एंड मंचूरिया एशिया।
ठीक है, तो हमें क्या बताना है, एक सेकेंड, हाँ इनको मैच करना है। ओके, तो देखिए पहले इनको मैच कर लेते हैं, उसके बाद हम पता लगाएंगे। वेल्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू अफ्रीका, एम आई राइट? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पुस्ताज विच इज़ रिलेटेड टू यूरोप। ओके, नेक्स्ट है लानोस विच इज़ रिलेटेड टू दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला में है। ठीक है, उसके बाद मंचूरिया जो कि एशिया से रिलेटेड है, इसमें आंसर हो जाएगा ए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शंस मैंने ऊपर पूरे पढ़ी दिए हैं, यहाँ पर दोबारा पढ़ने का इसको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। वॉन झील, मृत सागर व ग्रेट सॉल्ट लेक आदि झीलें किसके लिए जानी जाती हैं? अत्यधिक जैव विविधता के कारण, जैव विविधता के लिए जानी जाती हैं, या फिर अत्यधिक गहराई, या फिर अत्यधिक लवणता, या फिर अत्यधिक प्रदूषण के लिए जानी जाती हैं। तो देखिए ये तीनों ही झीलों की अगर बात करते हैं तो ये अत्यधिक लवणता के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टर्की की वॉन झील सर्वाधिक लवणीय झील है। मृत सागर व ग्रेट सॉल्ट लेक अपनी अत्यधिक लवणता हेतु जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? न्यूमूर द्वीप पश्चिम बंगाल में है, व्हीलर द्वीप ओडिशा में है, एंड आलिया बेट द्वीप जो है वह केरल में है, और सालसेट द्वीप जो है वह महाराष्ट्र में है। कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए सीधी सी बात है, आलिया बेट द्वीप जो है वह केरल में नहीं है, खंबात की खाड़ी में है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खंबात की खाड़ी में नर्मदा के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप है, यहाँ पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। अन्य युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट एंड रीज़न दिया गया है, हमें बताना है कि क्या यह सही है और इसका सही स्पष्टीकरण है या नहीं। पूर्वी हिमालय पर घाटियों का निर्माण नहीं हुआ है क्योंकि पूर्व में लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से एकदम सट गया है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही रीज़न है और सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी हिमालय में घाटियों का निर्माण नहीं हुआ है बिकॉज यहाँ पर लघु व शिवालिक हिमालय आपस से सट गया है, जिससे घाटियों का निर्माण नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है? योर ऑप्शंस आर दामोदर, दामोदर, यमुना, स्वर्णरेखा एंड कोसी। जैविक मरुस्थल की संज्ञा किसको दी जाती है? तो वो है आपकी स्वर्णरेखा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अत्यधिक औद्योगिक अवसाद मिलने के कारण स्वर्णरेखा नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई है, जिसके चलते इसमें जलीय जंतु भी नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। राणा प्रताप सागर झील, कुछ झीलों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे, गोविंद बल्लभ पंत झील, स्टेनले झील एंड पोलिकट झील। प्रश्न ये है कि इनमें से मानव निर्मित झीलें कौन सी हैं जिन्हें आप कृत्रिम झीलें भी कह सकते हो। ठीक है, जो कि एक तरीके से तब बन जाती हैं जब कोई भी बांध वगैरह या फिर कोई डैम वगैरह आप बनाते हैं, तो उस टाइम पर जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको आप कृत्रिम झील का नाम दे सकते हो, राइट। तो देखिए इनमें से जो कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत एंड स्टेनले एंड पुलिकट, ये तीनों ही कृत्रिम झीलें हैं। इट मीन्स 2, 3, 4 ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। राणा प्रताप सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील व स्टेनली झील मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झील है, जबकि पुलिकट एक लैगून झील है यानी यह प्राकृतिक झील है। ठीक है, लैगून झील कई बार समझा चुकी हूँ, जो किस तरीके से आपकी समुद्र से टच रहती है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ से समुद्र का पानी इससे थोड़ा सा इस तरीके से टच में रहता है, आ जाता है। यहाँ पूरा प्रॉपर पानी रहता है बट समुद्र से इसका थोड़ा सा टच रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चेरापूंजी व मासिन राम में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यह वर्षा होती है चेरापूंजी व मासिन राम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मेघालय के चेरापूंजी व मासिन राम में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, ओल चिकी लिपि निम्नलिखित में से
किस जनजाति से संबंधित है? मुंडा, थारू, जारवा या फिर संथाल? देखिए ये जो लिपि है आपकी संथाल से रिलेटेड है। एम आई राइट? ओल्ड चिकी लिपि संथाल जनजाति से संबंधित है। 2 बार संथाल जनजाति लिख गया है, सॉरी फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, सही सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉ एस्क क्षेत्र दे रखे हैं और राज्यों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। एक एक करके बात कर लेते हैं हम सबकी, फिर करेक्ट आंसर पता कर लेंगे, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले है क्योंझर, जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। ए का 4 हो जाएगा। बात करेंगे सिंहभूमि की, जो कि झारखंड से संबंधित है। बेलारी की अगर बात करेंगे तो वह कर्नाटक से, और रत्नागिरी किससे? महाराष्ट्र से। ए का चौथा हमने पता किया है, ये मिल रहा है। उसके बाद सेकंड है सिंहभूमि का, हमारा है कौन सा? झारखंड। यस, डी आंसर जो है वह करेक्ट हो जाएगा। इसके स्टेट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाँ, जो यहाँ पर सही दे रखा है, बिल्कुल बार बार मैं इसको नहीं पढ़ूंगी, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20, मैथान, तिलैया एंड कोयलकारो एंड पंचेत हिल, उपरोक्त जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन झारखंड में है? ओके, तो सारी जल विद्युत परियोजना अगर आपने पढ़ी है तो आप इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। सो इनमें से मैथान, तिलैया एंड कोयलकारो, ये तीनों ही जो हैं झारखंड राज्य में हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैथान, तिलैया व कोयलकारो जल विद्युत परियोजना झारखंड में है, जबकि बात करें अगर पंचेत हिल की तो यह पश्चिम बंगाल में है। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। ओके, 21, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास स्थित है? बताइए। पारादीप, विशाखापट्टनम एंड पोर्ट ब्लेयर या फिर तूतीकोरिन? किसके पास अवस्थित है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास, ठीक है। तो देखिए ये है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पास स्थित है। इसी पहाड़ी के कारण यह बंदरगाह तेज हवाओं से सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोड के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। पारिस्थितिकी निकेत में एक ही प्रकार की जाति जाति या फिर उपजाति निवास करती है। पारिस्थितिकी निकेत को अर्नेस्ट हैकेल ने सूक्ष्म आवास की संज्ञा दी है। तो पहले तो देख लेते हैं पूछा क्या गया है इसमें। ओके 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 ओके, यस, नहीं देख पाए ना आप आंसर। ओके, केवल एक असत्य है, केवल 2 असत्य हैं, दोनों ही असत्य हैं, या फिर ना तो एक और ना ही 2, यानी कि इसमें असत्य पूछे गए हैं। तो आंसर बिना दिखाए हम आपको ले चलते हैं आपके प्रश्न पर वापस से। पारिस्थितिकी निकेत में एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है। जी बिल्कुल, आप सही हैं, सही आंसर है ये। और पारिस्थितिकी निकेत को अर्नेस्ट हैकेल ने सूक्ष्म आवास की संज्ञा दी थी, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जोसेफ ग्रीनेल ने दी थी, राइट। ये गलत नाम दिया गया है। इट मीन्स केवल 2 जो है वह असत्य है। सो आंसर तो इसका होना चाहिए बी। इन्वायरमेंट से लिया गया यह प्रश्न है। पारिस्थितिकी निकेत में एक ही प्रकार की जाति तत्व या फिर उपजाति निवास करती है, इसे जोसेफ ग्रीनेल ने सूक्ष्म आवास की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में जैव विविधता के कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो 4 हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, सो भारत में जैव विविधता के 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि एक तो हिमालयन क्षेत्र है, इंडोवर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट व सुंडालैंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, फिर से एक स्टेटमेंट एंड रीज़न वाला क्वेश्चन आ गया। आज मुझे लगता है काफ़ी सारे हैं ऐसे प्रश्न। सो देख लेते हैं इसको भी। ओजोन गैस मानव के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। रीज़न ये है क्योंकि ओजोन गैस का सतत निर्माण और क्षरण होता रहता है, ठीक है। तो देखिए है कुछ ऐसा कि ओजोन गैस मानव के लिए हानिकारक और लाभदायक है, सही बात है, दोनों हैं। दूसरी चीज़, ओजोन गैस का सतत निर्माण और क्षरण होता रहता है, ये इस चीज़ का रीज़न है? आई डोंट थिंक सो। ये तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, इट्स ओके।
बट रीज़न इसका सही नहीं दे पा रहा है ये। सो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्वायरमेंट से लिया गया आपका ये प्रश्न है। समताप मंडल में ओजोन गैस की परत हानिकारक विकिरणों को रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है, लेकिन धरातलीय ओजोन गैस कई प्रदूषकों का कारक होती है। ओजोन गैस परत का सतत निर्माण एवं विघटन होता रहता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला फ्लोरोसिस रोग में किस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? फेफड़ों पर या फिर मस्तिष्क, आँख या फिर दांत और अस्थियों पर? देखिए उसका प्रभाव पूरा दांत और अस्थियों पर ही पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फ्लोराइड की पेयजल में अधिकता से होने वाले फ्लोरोसिस रोग में दांत व अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो आई थिंक आज की वीडियो में मैंने कुछ अगर वैसे मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें करेक्ट बताई हैं, बट मे भी अगर एक दो क्वेश्चन में कुछ हुआ हो मिसिंग, सो मैं उसको कल क्लियर कर दूँगी। अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।